अब आप सोचिएगा, हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि इट विल बी अ मॉनिटरिंग बॉडी इन पोल्यूशन। बट क्या वो अपना काम इफेक्टिवली कर पा रही है? आंसर है कैपिटल एन कैपिटल ओ। आज भी आप देखिएगा, डीजल की जितनी भी कारें हैं वो सारी जो दिल्ली में नहीं चलती है, बाद में यूपी चली जाती है। यूपी में आराम से 14-15 साल तक को आराम से कार चला रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था ताकि वो जुरिस्डिक्शनल बॉडी होनी चाहिए हमारे पास, जो कोई भी क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से कोई भी रिलेटेड मैटर हो वो उसको वर्कआउट करे। कि अभी भी आम भारतीय के लिए पर्यावरण या सुरक्षित जीवन एक कोई गंभीरता से सोचने का विषय नहीं है। मेरे और आपके, हम लोगों ने देखते देखते अपने कहीं भी पानी पीने की जो आजादी थी उसको 20 रुपए लीटर पानी पीने की आजादी पर लाके टिका दिया। मुझे लगता है समाज अभी ये समझने की स्थिति में नहीं है। जिस समाज में दलितों का आज भी शोषण होता हो, महिलाओं को खुलेआम पीटा जाता हो, उस समाज से आप क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों पर आप संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं रख सकते। रियल एस्टेट है यहाँ एक मुद्दा। और दूसरी बात कुणाल, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये वोट बैंक, वोट कैचर्स टॉपिक नहीं है। आज भी हमारा जो इलेक्शन हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज पर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो हमने फ्लड्स देखे दिल्ली के अंदर, जो फ्लड्स देखे वो पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स की वजह से देखे हैं। देश का आदमी इतना निकम्मा हो चुका है, शायद एक बार फिर मैंने कहा था कि आपने उसको 150 OTT दे दिए हैं मनोरंजन के लिए, 400-500 टेलिस्टल टीवी मनोरंजन के लिए दे दिया है, यूट्यूब दे दिया है। तो क्या उसको इतने मनोरंजन की जरूरत है जिसके लिए वो दिन भर मोबाइल में ठूंस के देखता रहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिखावे की बातें करते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हमारी जेल में मोस्टली जेल जो है ओवर क्राउडेड है, उनकी क्षमता से 5 गुना अधिक कैदी वहां पर है। एक चीज। दूसरी, वहां पर जो कैदी हैं उसमें 80% विचाराधीन है। और तीसरी चीज कि वहां जो विचाराधीन कैदी हैं उसमें 75% SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज के हैं। ये आंकड़े तो NCR भी हर साल दे रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। ये बिल्कुल सही, 80% पीपल आर अंडर ट्रायल इन प्रिजन्स। और एक टर्म वो यूज करते हैं प्रिजन में, पैरेलल जेल इकोनॉमी चलती है, पैरेलल जेल इकोनॉमी। और आप चाहे कोई भी हो, अगर आपको वहां पर कुणाल, अगर दाल में एक टमाटर भी डलवाना, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के पीछे का चौबिया पाड़ा, आपको सब लगेंगे मथुरा के चतुर्वेदी हैं, लेकिन उसमें जो है 2 हैं, कड़वे ब्राह्मण, मीठे ब्राह्मण। कड़वे वाले मीठे में शादी नहीं करेंगे, और तो कड़वे हैं उसमें भी 2 हैं, कुलीन है और बदलुआ हैं। तो कुलीन बदलुआ क्या शादी नहीं करेंगे? आप तो इन्हें स्टेट और नदी की बात कर रहे हैं, मैं तो एक मोहल्ले की बता रहा हूँ। ये देखिए कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि मीट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले। ये तो बहुत बदतमीजी है। मुझे लगता है यदि एक व्यक्ति के साथ मेड्रास उसको एंडोर्स कर रहा है, कुणाल, IIT मेड्रास उस पॉइंट को एंडोर्स कर रहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करा है, टेक्निकली नीट पे कोई लफड़ा नहीं हुआ है। मुझको एक बच्चा मिलता है वहां पर 24 साल का, जिसके ग्रैंडफादर ने उसका नाम नेहरू गांधी रखा हुआ है, मोहम्मद नेहरू गांधी। मैंने आइडेंटिटी कार्ड, वहां पर नेहरू को आज भी इज्जत से देखते हैं। वो मोदी जी की तो मुझको बुक स्टॉल पे किताब नहीं रखने दी थी उन लोगों ने, इसको आप मत रखो। अच्छा, यस, या तो मोदी जी हिम्मत करें, ऑस्ट्रिया में, रशिया में जाकर सावरकर की मूर्ति को स्थापित करें, गोडसे की मूर्ति को स्थापित करें। क्यों नहीं करते? सावरकर कोई जानता ही नहीं है, सावरकर का कोई रोल ही नहीं है। इवन भारत में लोग सावरकर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुणाल, नेशनल बुक ट्रस्ट बनाने का जो आइडिया था वो भी नेहरू जी का था। नेहरू जी चाहते थे कि रीडिंग हैबिट भारत के नौजवान में क्रिएट की जाए। सलाम, नमस्कार, मैं हूँ कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, NBT के पूर्व संपादक, और मेरे दोस्त अश्विनी शंकर। अश्विनी, आज की बात, नमस्ते अश्विनी, आज की बात शुरू करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मामला NGT में गया है। मामला यह है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो मद में पैसा आया था, ग्रीन फंड में जो पैसा था, उसको खर्च किया है सड़क बनवाने में, सड़क के गड्ढे भरवाने। NGT ने पूछा है कि आखिरकार आपने ये क्यों किया?
उसका उनको जवाब देना है और एनजीटी को इस पर निर्णय लेना बाकी है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए, और ये अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि भारत में सबसे सैक्रेड चीज है भारत का संविधान, और भारत के संविधान में सबसे सैक्रेड है मूल अधिकार, और मूल अधिकार में सबसे सैक्रेड है आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। और ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना है, इसकी जो स्थापना है वो आर्टिकल 21 के मद्देनजर हुई। 21 के तो इसकी गंभीरता हमें समझनी चाहिए कि आखिरकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास और कोई तरीका नहीं था उस फंड का इस्तेमाल करने के लिए। अश्विनी, कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो, एज यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट, वो आया आर्टिकल 21 से, जहां पर बात होती है राइट टू लाइफ की। आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आप क्लाइमेट चेंज से लड़ोगे कैसे? मैं एक और पॉइंट आज आई वांट टू ब्रिंग इन ऑल ऑफ यू इन योर अटेंशन कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है। आज 11 जुलाई है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है। आपको समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ बड़े बड़े देशों को नहीं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज को, हर इवन हमारी पर्सनल लाइफ को भी क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है। अब आप सोचिएगा, हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि इट विल बी अ मॉनिटरिंग बॉडी इन पोल्यूशन, बट क्या वो अपना काम इफेक्टिवली कर पा रही है? आंसर है कैपिटल एन कैपिटल ओ। आज भी आप देखिएगा डीजल की जितनी भी कारें हैं वो सारी जो दिल्ली में नहीं चलती है, बाद में यूपी चली जाती हैं। यूपी में आराम से 14-15 साल तक को आराम से कार चला रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था ताकि वो जुरिस्डिक्शनल बॉडी होनी चाहिए हमारे पास, जो कोई भी क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से कोई भी रिलेटेड मैटर हो वो उसको वर्कआउट करें। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है? क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुणाल, ये दे आर वाइट, दे आर टाइगर विदाउट टीथ। ये टाइगर है विदाउट टीथ, इनके पास कोई कॉन्क्रीट पावर्स नहीं है। एनजीटी के पास है, एनजीटी के पास तो पावर है, लेकिन क्या वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं? पावर तो सीबीआई के पास भी है। क्या सीबीआई अपनी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी। बिल्कुल, कहने को हमने सीबीआई बनाया था, हमने कहने को तो हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बनाया है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर क्या रहा है? वो तो जितने भी करप्शन उनको दिखता है, सब अपोजिशन पार्टी में करप्शन दिखता है। इन 10 सालों में मुझे आप एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम को इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया? मुझे बताओ आप। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने इस टाइम अभी एक और मुद्दा चल रहा है, जो दिल्ली का रिज एरिया है, वहां से हजारों ट्रीज को काटा जा रहा है। क्या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उस पर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया? सवाल ये है। तो आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? आप सोचिए, गुड़गांव जो है, गुरुग्राम आप समझ लो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे टेम्परेचर 54 डिग्री पहुंच रहा है। अभी रिसेंटली कल के फ्रंट लाइन में ये आर्टिकल आया है कि, सॉरी, डाउन टू अर्थ में आर्टिकल है कि जो विंड प्रेशर सिस्टम है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है क्लाइमेट चेंज से। यही तो मुद्दा है अश्विनी, यही मुद्दा है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या इतनी डिफंक्ट बॉडी हो गई है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो उसके पास ग्रीन फंड आ रहा है उसको खर्च कहां करना है। कुणाल, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट। वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सेट करने की जगह बन गई है। वो वहां पे एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, वहां पर वो लोग नहीं है जो एनवायरमेंटल के कंसर्न को रेस करें। वहां पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम है कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको बढ़िया सा 4-5 साल उनके निकल जाएं, दैट्स इट। आप मुझे बताओ, सेंट्रल कोई तरीका नहीं उनके पास, पंकज जी कोई तरीका नहीं है उनके पास कि इस फंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक्चुअल क्या है कि देखिए, हम लोगों के लंबे समय से हम लोग ग्रीन टैक्स कई चीजों पे दे रहे हैं, फ्यूल पे और उन सब चीजों पे, और क्लाइमेट चेंज की संभावना को लेकर हर जगह स्पेशल बजट बनाया जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोगों की जो बजटिंग है और उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये केवल ऐसा मसला नहीं कि किसी एक मद का खर्चा है और दूसरे में हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये जिंदगी जीने का सवाल है, जिस देश के अंदर 1.5 लाख बच्चे हर साल दूषित हवा के कारण मर जा रहे हैं। अब आपको उदाहरण बताऊं कि एनजीटी पे अश्विनी जो कह रहे थे, आपको एक लगभग 10 साल हो रहे हैं। सीढ़ी रविशंकर ने दिल्ली के यमुना के मैदान पर एक प्रोग्राम किया, उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना एनजीटी ने किया, और आज की तारीख तक बाबा जी ने जुर्माना जमा नहीं किया है। हु केयर अबाउट इट? 10 करोड़ का मेघालय 10 करोड़, 10 लाख का है। अच्छा।
और आप जयंतिया सोचिएगा पहाड़ी में और सबसे बड़ी बात ये थी कि श्री श्री रविशंकर जो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ज्ञान देते हैं, राइट और रॉन्ग। अब आप ये बताओ कि ये रिवर बैंक, यमुना रिवर बैंक कितना फ्रेजाइल एरिया होता है, उस रिवर बैंक पर इतना बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, ये परमिशन दी किसने उनको? उसमें केमिकल भी छिड़के गए थे कुछ वहां के लिए, हाँ वो जी। बहुत दिक्कत। इसके अलावा आप देखिए 10 साल हो गए मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों के रेठोल माइंस को बंद करने को लेकर। जब वहां पर किसी दिन कोई डेथ हो जाती है, माइंस कोलैप्स हो जाती है, मालूम पड़ता है वहां कई हजार टन कोयला अभी भी सड़क पे पड़ा हुआ है। अब मैं मध्य प्रदेश पे चलूंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के किशोर सागर पे 10 साल से 8 बार ऑर्डर कर चुका है एनजीटी की किशोर सागर को खाली कराया जाए, और वहां पे हर साल इंक्रोचमेंट हो रहा है। और वो जो एनजीटी का ऑर्डर होता है वो कलेक्टर के आता है, कलेक्टर तहसीलदार को देता है, तहसीलदार नायब तहसीलदार को देता है, और जो उसकी माप जोक होती है उसमें सर इसके लिए मोस्टली पंकज जी, इसके लिए एक इंक्रोचमेंट को वर्ड बचा यूज होता लेते है, हैं। ये ठंडे बस्ते में लगा देते हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक काम फ्रेज यूज करते हैं, ठंडे बस्ते में लगा देना। वो हाँ, नहीं ऑर्डर वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। एग्जीक्यूट में ऐसा शायद मेरे पास में 200 से अधिक ऑर्डर हैं जो पूरे देश में एक समय चर्चित रहे, लेकिन अब उनको उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा। देखिए, एक चीज और है कि अभी भी आम भारतीय के लिए पर्यावरण या सुरक्षित जीवन एक कोई गंभीरता से सोचने का विषय नहीं है। मेरे और आपके हम लोगों ने देखते देखते अपने कहीं भी पानी पीने की जो आजादी थी उसको 20 रुपए लीटर पानी पीने की आजादी पर लाके टिका दिया है। और वो बिल्कुल। 20 रुपए लीटर की बोतल अब आप ट्रेन और बस में सफर करें, जो सामान्य लेबरर है वो भी खरीद के पी रहा है। और हम अभी तक ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कहीं भी पानी पीने से सीमित पानी पीने तक कब कैसे आ गए। ठीक यही स्थिति फूड्स की है। फूड और फ्रूट्स को आप देखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मुंह से कैसे स्वाद खत्म हो गए। आज आप लौकी और तुरैया और टिंडे तीन की सब्जी बना के दे दीजिए, आपको तीनों का स्वाद एक तरीका लगेगा और उसमें कोई स्वाद अदरक नहीं में लगेगा। टेस्ट ही नहीं आ रहा है पंकज जी, अदरक आप डालिए चाय में, अदरक का टेस्ट ही नहीं आता है। नहीं, वो देखिए वो एक अलग मसला है। आपको बताएं, अदरक हुआ, अदरक की किस प्रकार से तेजाब से धुलाई होती है और उसका जो रस होता है उसको खींच लिया जाता है, और उसकी ड्राई अदरक आपको हल्का सा गीला करके पानी भिगो के बेच दी जाती। वो मैं आपको ग्रीन सब्जियों की बता रहा हूँ जिसके अंदर से आप स्क्वैश नहीं कर पा रहे। अच्छा। किस प्रकार से, हाँ जी हाँ, क्यों क्या हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे बीजों को लेकर प्रयोग किए, बहुत सारे रसायनों को लेकर प्रयोग किए। हमारे पास में आर्टिफिशियल जो परफ्यूम सब उन पे डिपेंड है। आप पूरे बाजार में घूम के देख ले, आपको 100 गुलाब के फूल ऐसे नहीं मिलेंगे जिसकी नेचुरल फ्रेगमेंट हो। फ्रेग्रेंस नहीं है, सही बात है। आजकल नहीं जितने भी गुलाब आ तो रहे हैं उसमें फ्रेग्रेंस ही नहीं है ठीक है, गुलाबों में। तो हम इन सब चीजों को देखते देखते किस प्रकार से नजरअंदाज करते जा रहे हैं, और पायदान बाय पायदान हम खतरों को बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश में क्या होता है कि अभी आप लोगों ने खबर देखी होगी कि नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन में साबरमती सरी का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। हाँ हिंडन जी, हाँ जी, ये न्यूज है। दिल्ली एनसीआर की सबसे जहरीली नदी है। 8 साल पहले सबसे एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया था कि हिंडन किनारे बसे 5 जिलों, शामली, सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ के करीबन 7,000 हैंडपंप्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर 70 से 80 फीट नीचे तक जो भी पानी है वो कैंसर पैदा कर रहा है। कई वहां पर इस प्रकार के गांव है जिनको कैंसर वाला गांव ही कहते हैं, वहां पर शादियां नहीं होती। लेकिन कार्सिनोजेंस बहुत हैं उसमें, सही बात है। हर जगह एनजीटी में 8 केस चल रहे हैं इसको लेकर। कभी स्टेट गवर्नमेंट बोलती कहते नदी नहीं है, नाला है। कभी स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी कि इसके अंदर किसी कारखाने का गंदा आ ही नहीं रहा है। और हर समय जब गाजियाबाद में या हम भूमनाथन जहां पे जाके जो हिंडन यमुना में मिलती है वहां पर पानी देखते हैं तो वो तो पीने क्या, यानी मवेशियों के इस्तेमाल छूने लायक भी नहीं है। अब नेक्स्ट ये जो रिवर फ्रंट बनने का क्यों धंधा शुरू होता है? असल में रिवर फ्रंट जो है, जो साबरमती में भी हुआ और देश में बहुत सारी जगह हुआ, सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के दोनों ओर की जो बेशकीमती जमीन है उसको कॉमर्शियल बदल दिया जाता है, और नदी के पाट को घटाकर 1 किलोमीटर से 100 मीटर कर दिया जाता है।
और जो 900 मीटर जमीन होती है उसको वो धंधेबाज खा लेते हैं। और आज भी जो साबरमती फ्रंट की बात हो रही है, जो लोग गुजरात के वो जानते हैं कि साबरमती फ्रंट में गर्मी के दिनों में नर्मदा नहर का पानी लाके डालना पड़ता है क्योंकि ड्राई रहती है। बिल्कुल, तो बहुत अब बड़ी बात कही है पंकज जी आपने। हमारी जो नजर है, जो हमारी अब नजर है नदियों के किनारे की जमीन पर कब्जों की है। और ये और भयावह स्थिति होगी क्योंकि नदी एक पानी ले जाने का रास्ता नहीं होती है। नदी का जो रिवर बेड होता है, इसको कछार कहते हैं, वो अपने आप में इस धरती की इकोलॉजी का प्रयोगशाला है। जैसी प्रयोगशाला आरएसएस ने गुजरात और मध्य प्रदेश को बना दिया, वैसे ही पर्यावरण की प्रयोगशाला नदी के दोनों ओर का कछार होता है। जब उस कछार पे आप पक्का कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो बीच में बहने वाली चीज जो है वो आर्टिफिशियल कैनाल या बिल्कुल आर्टिफिशियल कैनाल का रूप धारण मार्ग, कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल यही हो जाएगा। गायब हो जाएगी। लेकिन पंकज जी एक चीज और है कि ये जो रिवर होती है, रिवर, हाँ अश्विनी एक चीज और है इसमें कि जो रिवर है और रिवर के जो किनारे का एरिया है ये वेटलैंड माना जाता है और इसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये तो एनजीटी की रूलिंग है। और जो रिवर है वो अपना कोर्स चेंज करती है हर 50 या 100 इयर्स के अंदर। रिवर अपना कोर्स चेंज करती है। इसमें फिर आपको एक अभी की घटना बता रहा हूँ। 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन घर के जो मुंबई की नदियों के पास का जो रीजनल डेवलपमेंट जोन जिस चीज को घोषित किया गया था उसको खत्म कर दिया। और उसके कारण ये हुआ कि मुंबई की जो 5 नदियां हैं उन 5 नदियों के किनारों पर जम के वैध और अवैध कंस्ट्रक्शन हुए और आज जो मुंबई में बाढ़ आती है वो उसी कारण हो रही। एक्चुअल क्या है कि हमारे पास में यानी यही स्थिति कूवम नदी को लेकर चेन्नई में है। आप शहर बदलते जाइए, जो छोटी नदियां, ग्वालियर आप जाके आपको मालूम पड़ेगा ग्वालियर शहर में 2 नदियां बस चलती थी। ग्वालियर शहर का शहर जब बसा था तो बगैर नदी के तो बस नहीं सकता था। एक नदी का नाम ही ग्वालियर था। वो नदियां गायब हो गई, नाले में बदल गई, जिनसी नाला कहलाने लगी हैं। तो जिस प्रकार से हम नदियों को पहले सिकोड़ते हैं, उसकी दोनों ओर कंस्ट्रक्शन करते हैं, समाज ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे लिए नदी जरूरी है, पानी जरूरी है कि जमीन जरूरी है। जमीन का मतलब रियल एस्टेट, नॉट द लैंड। रियल एस्टेट आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है समाज अभी ये समझने की स्थिति में नहीं है। जिस समाज में दलितों का आज भी शोषण होता हो, महिलाओं को खुलेआम पीटा जाता हो, उस समाज से आप क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसी चीजों पर आप संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं रख सकते। रियल एस्टेट है यहाँ एक मुद्दा। और दूसरी बात कुणाल, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन ये वोट बैंक, वोट कैचर्स टॉपिक नहीं है। आज भी हमारा जो इलेक्शन हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज पर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो हमने फ्लड्स देखे दिल्ली के अंदर, जो फ्लड्स देखे वो पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स की वजह से देखे हैं। आज हमारी रिवर्स खत्म, आप यमुना खत्म हो जाती है कुणाल, पानीपत के बाद तो यमुना खत्म है, यमुना है ही नहीं। इट इज सिंपली अ ड्रेन। आज मथुरा के लोगों ने जब वहां से पदयात्रा का चैलेंज किया कि हम पदयात्रा करेंगे, दिल्ली तक आएंगे, सरकार की नींद उड़ गई थी। हमको ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा अपनी नदियों को बचाने के लिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले 20-25 साल में हमारी नदियां गायब हो चुकी होंगी। आज हम क्या कर रहे हैं, साबरमती का, कितने लोग इस बात को जानते हैं, हम रिवर फ्रंट को बना देंगे, लोग खुश होता रहे, कितनी तरक्की कर ली। अरे तरक्की नहीं कर रहे, ये हमारी नदियों को खत्म कर रहे हैं। इट इज प्लेइंग विद द ह्यूमन लाइफ एक्चुअली। क्योंकि साबरमती एक ऑटोनोमस मिलिट्री स्टेट का एक हिस्सा है गुजरात का, इसलिए वहाँ की इकोलॉजी और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वरना वहां पर रियल एस्टेट ने जिस प्रकार से नदी को खत्म किया है, और आज भी बेवजह जब मेहमान आते हैं तो नर्मदा नहर से उसमें पानी डाल दिया जाता है, वो सब लोग जानते हैं। देखिए क्या है कि यदि इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, इसके ऊपर यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो आप सोच लीजिए कि क्या कोविड पे इलेक्शन होता हो और ये सरकार जीत पाती? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि कोविड एक वैश्विक प्रॉब्लम तो थी, लेकिन भारत में जिस तरीके की घनी जनसंख्या है, स्पेशली महानगर और बड़े शहरों में, वहां पर ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में उभरी थी। और जिस देश के अंदर भोपाल गैस त्रासदी इस तरीके विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी हो गई हो और वो देश अभी भी उस चीज को नहीं समझ पा रहा हो। आप सोचो 50 साल हो गए
MIC जो मिसाइल आइसोसाइनाइड का जो कचरा था उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी कारखाने में पड़ा है और भोपाल के कई 100 वर्ग किलोमीटर इलाके की जमीन का अंदर का पानी और जमीन पूरी जहरीली कर चुका है। और अभी तक ये सरकार, कोई भी सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसका डिस्पोज कैसे किया जाए। हम उस मुल्क में रह रहे हैं और उसका कारण देखिए, हम लोगों को स्कूल एजुकेशन से इकोलॉजी के रूप में गलत पाठ पढ़ाए जाते हैं। पहला पाठ हमको पढ़ाते हैं नदी, तालाब, झील ये पानी के स्रोत हैं। ईमानदारी में पानी के स्रोत ये नहीं है, पानी का स्रोत तो बरसात है या ग्लेशियर है। ये सब चीजें तो पानी की भंडारे हैं, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी सोर्सेज हैं, निश्चित रूप से सेकेंडरी प्राइमरी सोर्सेस नहीं है, भंडारे हैं। नो सोर्सेस, सोर्सेस ओनली टू आइदर ग्लेशियर और द रेन, जहां से आपको पानी मिलता है। जो नदी, तालाब ये सब कुछ है, ये भंडार हैं जिसको आपको सिक्योर करके रखना है। बिल्कुल पंकज जी सही कह रहे हैं, ये है ना। अभी आप देखिए एक खबर की और आप लोगों का शायद ध्यान नहीं गया होगा कि अभी कुछ राज्य सरकारों को केंद्र ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो अब अपने जो कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं उनके राज्यों में उसके लिए कोयला आयात करना बंद कर दें, क्योंकि एक तो आयात शुल्क बढ़ रहा है, आयातित कोयले की कीमत बहुत ज्यादा हो रही है, और इसके अलावा जो इस पे जो हमको जीरो कार्बन की ओर बढ़ना है वो है। लेकिन उसके ठीक साथ में नरेंद्र मोदी जी रशिया में जाकर कुछ और एटॉमिक पावर रिएक्टर्स की बात करके आ जाते हैं। अब इस घटना को बहुत आम भारतीय नहीं जानते हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, कर्नाटक सरीखे छोटे से राज्य में 28 बड़े एटॉमिक रेडिएटर लगे हुए हैं। यदि किसी दिन वहां पर कोई डिजास्टर होता है, एटॉमिक डिजास्टर, चेरनोबिल सरीखा, तो साउथ इंडिया की क्या हालत होगी? हालत तो बुरी हो जाएगी। सोचा है? लोग कहते हैं लोग रिलेटिवली सेफ हैं। अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं हमने उनको बहुत सेफ बना लिया। अब वो वाली स्थिति नहीं है हमारी। यूक्रेन वाली सब कहने की। भाई एक चीज बताइए तो, ऐसा है तो फिर दुनिया जो है क्यों उनके विरोध में चल रहे हैं? कोई भी देश नहीं चाह रहा है उनके एटॉमिक रिएक्टर्स लगे। हाँ, फ्रांस ने तो धीरे धीरे खत्म ही कर दिया। बिल्कुल सही बात है, यूरोपीय देश तो अपने आप खत्म कर रहे हैं। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए आप, क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है, आप एनर्जी का कोई भी रिसोर्स, एक ये मुद्दा भी तो है ना कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अफोर्ड करेंगे। आप एक चीज बताइए, खर्चे क्यों बढ़ा रहे हैं आप? आपके देश का आदमी इतना निकम्मा हो चुका है, शायद एक बार फिर मैंने कहा था कि आपने उसको 150 OTT दे दिए हैं मनोरंजन के लिए, 400-500 टेलिस्टल टीवी मनोरंजन के लिए दे दिया है, यूट्यूब दे दिया है। तो क्या उसको इतने मनोरंजन की जरूरत है जिसके लिए वो दिन भर मोबाइल में ठूंस के देखता रहे? मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि हम खर्चे क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, हर समय जीवन में ऊर्जा का नियंत्रण करना सीखना होगा। वेस्टेज ऑफ एनर्जी आप देखिए। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पुणे में एक लेडी है उषा देवी, वो जियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हो और पिछले 15 साल से एक ऐसे घर में रहती है जिसके अंदर कोई भी बिजली का बल्ब नहीं है। वो केवल नेचुरल लाइट को इस्तेमाल करती है और रात में ऐसे ही रहती है। वो कहती कि मैं शायद अपने जीवन में कुछ कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा को बचा सकूं। ये तो खैर मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय है अभी। इस पर मतलब प्राथमिक चीज ये है कि सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले, ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम चीज है, और सीधे रिन्यूएबल पर जाने में पूरी ऊर्जा सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अश्विनी तुम सहमत होगे? हम लोग अगली खबर में जाते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग आपके सामने आई हुई खबर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
होम मिनिस्ट्री से कहा है कि आप अक्रॉस द स्टेट जितनी जेल्स हैं सब में इंटरवीन करिए, वहां कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यस, अश्विनी, बिल्कुल, ये बहुत कास्ट इंपॉर्टेंट बेस। न्यूज है और मुझे बहुत अच्छा लगा कुणाल कि आपने न्यूज को हमारे डिस्कशन में रेस किया है। आपको ये वन ऑफ द समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। कास्ट सिस्टम इज अ वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर एग्जांपल दिया। अगर आप जेल में जाते हैं अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर आपको वहां पे जेल सजा होती है और आपको कहा जाता है कि आपको मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी कि सफाई का काम करना है, तो जो बाकी जो प्रिजनर्स होते हैं वो मना कर देते हैं। और ये हाँ। एक रूल बना हुआ है जेलों के अंदर कि सफाई का काम वही लोग करेंगे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं। आप सोचिए इस बिल्कुल। बात को। इसीलिए हम आप सोचिए, अंबेडकर की सारी जिंदगी खत्म हो गई ये संघर्ष करते हुए कि भारतीय समाज का नव निर्माण होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवाज हिंदू कट रही है सोसाइटी। अश्विनी तुम्हारी। कुणाल, ये मेरे ख्याल से अब आ रहा है क्या, कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी हाँ, अब होनी आ रहा चाहिए। है। उन्होंने किताब लिखी एनाइलेशन ऑफ कास्ट। एनाइलेशन ऑफ कास्ट का मतलब है कास्ट को खत्म कर दो, सर्वनाश कर दो कास्ट का। लेकिन आप सोचिए, आपको एक और मैं पॉइंट कहूंगा। आज से 1-1.5 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की थी बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस हम्म। लाइंस के अंदर जो है, जो आपकी बेडिंग होती है कांस्टेबल्स की, किचन होती है, वो भी डिफरेंट है। जो ब्राह्मण हम्म। कांस्टेबल्स है उनकी किचन अलग है, दलितों की किचन अलग है, ओबीसी की किचन अलग है। तो हमको इस हम्म। बात को पे ना सिर्फ विचार करना चाहिए, बट हमारे सामने एक एक्शन प्लान होना चाहिए। इस सिचुएशन को हम डील कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो भी इस बात पर हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर विचारधारा से आते हैं नहीं आते, और उस पर्टिकुलर विचारधारा में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको ज्यादातर प्रीफर किया कम्युनिटी। जाता है। सोचिए आप इस बात के ऊपर कि हम एक तरफ कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डेवलप करेंगे, सनातन धर्म, हिंदू ताकत, हिंदू शक्ति। लेकिन जब हमारे ही हिंदू समाज के जो लोग हाशिए पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर आपकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। कि सोचो चीफ मतलब जस्टिस ऑफ चाहे, इंडिया को ये बात बोलनी पड़ रही है। बिल्कुल यही मुद्दा चीफ है अश्विनी कि चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस। ऑफ इंडिया बकवास कर रहे हैं। आपको सीधी बात बोलूं, चीफ हम्म। जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिखावे की बातें करते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि हमारी जेल में मोस्टली जेल जो है ओवर क्राउडेड है, उनकी क्षमता से 5 गुना अधिक कैदी वहां पर है। एक चीज, दूसरी चीज, वहां पर जो कैदी है उसमें 80% विचाराधीन है। और तीसरी चीज की वहां जो विचाराधीन कैदी हैं उसमें 75% SC ST OBC या ओबीसी। माइनॉरिटीज के हैं। ये बिल्कुल आंकड़े बिल्कुल सही। तो एनसीआर भी हर साल दे रहा है। तो उसके बाद में भी इस जो जुडिशरी में आप बेल देने के तरीकों को लिबरल क्यों नहीं बनाते हैं। आप एक व्यक्ति को उसी आरोप में बेल देते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं। आप यूएपीए तरीके कानून की बेल्स की सुनवाई एपेक्स कोर्ट में 2.5 साल अवेटेड चलती है, यानी जिरह पूरी हो गई है और वो नहीं होती है। तो ये क्योंकि जो जेल है बेसिकली जुडिशियल कस्टडी की जगह है। उसका जो मालिक होता है वो जुडिशियल ऑफिसर है। और वहां पर आप बहुत दूर की जेल तो ठीक है, दिल्ली की जेल में जाकर देखिए, रोहिणी जेल में मुसलमान का रहना मुश्किल है कि वहां पे जाट गुजरों का बोलबाला है। मंडावली जेल में आपको यानी जेल वाइज ये बटे हुए हैं। और वहां पर किस बैरक में यानी कौन लोग रहेंगे इस पे, और ये उनको जानकारी आपको बता दूं कि वहां पर कास्टिज्म से ज्यादा सबसे ज्यादा है भेदभाव पैसे को लेकर। यदि आप पैसा नहीं देंगे तो दो तरीके की सफाई होती है, एक चांदी की सफाई होती है और सोने की सफाई होती है। चांदी की सफाई का मतलब जो सफेद वाले जो वेस्टर्न शीट है उनको साफ करना, सोने की सफाई यानी जो देसी वाला जो सबसे ज्यादा गंदा होता है उसकी सफाई। मैं खुद जेल में रहा हूं, मैंने अपनी जेल में देखा है। मैं उस समय दमोह जेल में था, तो क्योंकि हम थोड़े से पावरफुल लोगों में थे तो हमारे साथ में जो सेवादार लगाए हुए थे तो वो हमारे कपड़े धोने और लेटरिन में पानी डालने का काम केवल इसलिए करने को तैयार हो जाते थे कि उनको एक पुड़िया नमक मिल जाए। आप दिल्ली तिहाड़ में यदि आपका कोई परिचित बंद है तो आपको 35 से 40 हजार रुपए मिनिमम चाहिए, यदि उसको आप शुद्ध पानी और शुद्ध खाना देना चाहते हैं तो। आपको वहां
5-5 हजार रुपए तो कैंटीन में जमा करने पड़ते हैं जहां से वो ले पाता है। आपको इसका फोन मतलब कराने ये के लिए कि आप सिर्फ सुधार की बात कर रहे हैं, सुधार कुछ नहीं कर रहे हैं इनको, जबकि सुधार ये करना तो चाहिए, सुधार की चंद्रचूड़ बात ज्यादा कर। अधिकांश रिवॉल्यूशनरी दिखना चाहते हैं। ये मुझको तो बड़ा डर है कि ये बिल्कुल गोगोई के अब्बा निकलेंगे कहीं जाकर, ये सीरियसली। और क्योंकि अब आप बताइए कि चीफ जस्टिस को क्या मालूम नहीं कि कल रात में 1:10 पे जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के चेयरमैन को पुलिस रात में 1:10 पर घर से गिरफ्तार कर लेती है। आप बताइए ये क्या उनकी जानकारी में ला दिया गया तो उन्होंने क्या कर लिया? तो ये अपनी जुडिशरी सिस्टम की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने तंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहे। आप टाइम बॉन्ड आपने क्यों नहीं बताया? दिल्ली में सबको मालूम बेला त्रिवेदी की बेंच होगी तो कोई उसमें एप्लीकेशन अपने बेल की नहीं लगाना चाहता क्योंकि वो प्रो हिंदू है, गुजरात मॉडल से आई हुई है। सब लोग जानते हैं ये चीज, क्या उनको नहीं मालूम है? तो भी खुलकर कह स्पेशल नहीं जब सकते ना यूएससीएस सर, वो खुलकर कह नहीं सकते, मामला इंस्टीट्यूशन का है ना, मतलब ये आपको इंस्टीट्यूशन की बताएं, बदनामी होगी इससे। देखिए क्या होता है, चंद्रचूड़ की स्थिति वही है कि जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि देश में जैसे कि अभी हेलमेट बिकना कुछ कम हो जाए तो एक जज एक कोई पीआईएल एप्लीकेशन पे एक ऑर्डर दे देगा कि उत्तर प्रदेश के गांव में भी अब हेलमेट लगाना जरूरी है, एक पीछे बैठने वाले को भी लगाना जरूरी है और ये जो घर में बैठा है उसको भी लगाना जरूरी है। और इस बहाने 10-20 हजार हेलमेट बिक जाते हैं। इस टाइप के ऑर्डर होते हैं। दिल्ली एनसीआर में शामली मुजफ्फरनगर बागपत में एक गिरोह चलता है जो ईंट भट्टा वालों से वसूली करता है, वरना वो एनजीटी में एक एप्लीकेशन लगाता है कि ईंट भट्टा से पॉल्यूशन हो रहा है। 5-5 लाख रुपए की वसूली होती है उसमें। आप क्या, ये सबको मालूम है यार, ये जुडिशियल हम लोग ऑफिसर भी जानते हैं, ऑर्डर करने वाले भी जानते हैं। हम लोग तो तो कोशिश चंद्रचूड़ करेंगे कि यानी हम किसी लोग तो कोशिश किसी करेंगे को कि बहुत बड़ा नाम मत ले उन लोगों को। एक्चुअली जुडिशरी चक्कर क्या है इंटीग्रिटी कि बनी रहे। पंकज जी ने बड़ी आजकल बहुत ही प्रैक्टिकल बात उठाई है कुणाल। सवाल ये हो रहा है कि यहाँ पर एक जिसे बोलते हैं ना माउथ सर्विस की जा रही है। इंडिया को बहुत चाहिए सर उसे जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ पर। ये बिल्कुल सही, 80% पीपल आर अंडर ट्रायल इन प्रिजन। और एक टर्म वो यूज करते हैं प्रिजन में, पैरेलल जेल इकोनॉमी चलती है, पैरेलल जेल इकोनॉमी। और आप चाहे कोई भी हो, अगर आपको वहां पर कुणाल अगर दाल में एक टमाटर भी डलवाना उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और एक लोअर आदमी से लेके डीजीपी तक और हायर लेवल्स तक सब मिले हुए हैं। एक पैरेलल जेल इकोनॉमी चल रही है, जेल का एक अलग इकोनॉमी है और वो इकोनॉमी का जो पैसा है वो सब जगह जा रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यार कास्ट सिस्टम कैसे हटेगा बताओ तुम मेरे को। हम बिना, आप यकीन करेंगे सर, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूं। लोग मेरे से पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैं बोलूंगा अश्वनी। अच्छा पूरा नाम क्या है? अश्वनी शंकर। अच्छा अच्छा, शंकर कौन से ब्राह्मण है? यूपी के ब्राह्मण है या बैंगलोर के ब्राह्मण है? शुरू कर देंगे। आप सोचिए सर, आप बोले कि और ब्राह्मण्स के अंदर 10,000 सब कास्ट हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ब्राह्मण्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उस परिवार से आ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि जो राजस्थान के ब्राह्मण है वो यूपी के ब्राह्मणों में रिश्ता नहीं करना चाहते हैं सर। और आप केरला के ब्राह्मण्स और तमिलनाडु के ब्राह्मण्स, उनको तो लगता है कि हम जमीन से 1 इंच ऊपर हैं, हमारा तो लेवल ही अलग है। आप तो केरला और अच्छा पुणे में उत्तर जाएंगे प्रदेश की सर, बात कर रहे हैं, आप तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम गंगा के उस पार वाले और गंगा के इस पार वाले। नहीं, अरे आप छोड़ नहीं दीजिए मैं गंगा बैंगलोर में था, मैं पुणे में मैं भी तो रहा हूं आपको सर। बता रहा हूं कि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के पीछे का चौबिया पाड़ा, आपको सब लगेंगे मथुरा के चतुर्वेदी हैं, लेकिन उसमें जो है 2 हैं, कड़वे ब्राह्मण, मीठे ब्राह्मण। कड़वे वाले मीठे में शादी नहीं करेंगे, और जो कड़वे हैं उसमें भी 2 हैं, कुलीन है और बदलुआ है। तो कुलीन बदलुआ क्या शादी नहीं करेंगे? आप तो है स्टेट और नदी की बात कर रहे हैं, मैं तो एक मोहल्ले की बता रहा हूँ ये। ओह माय गॉड, आप तो ये सोचिए सर कास्ट किस लेवल तक पेनिट्रेट कर गई है।
तो यानी देखिए आप पुणे जेल का जो जाएंगे सिस्टम कुणाल, है, तो पुणे में आपकी स्किन की कलर से वो जज करते हैं कि आप वो जो पुणे में जो चित्पावन ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण से, तो वो बहुत फेयर स्किन है वहां पर। वो तो वो उनको लगता वो है जो बिल्कुल बहुत बुरा कोपर आदमी कलर होता के है वही आर्य आर्य है, वो कहते हैं वी आर आर्यंस, वी आर असली कमिंग फ्रॉम द ब्राह्मण आर्यन वही। रेस यार, मतलब वही हम्म। वही असली ब्राह्मण है। क्योंकि क्या जो तो ये जेल का बहुत मसला है ना, देखिए यदि चंद्रचूड़ जी वास्तव में चाहते तो एक जेल में अपने जुडिशरी ऑफिसर्स को बोलते कि आप वहां का रेगुलर हर हफ्ते या महीने में 15 दिन एक इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देना शुरू करो, वहां पर हेल्थ का, सैनिटेशन का क्या पोजीशन है। दिल्ली की सत्याड़ जेल के अंदर जब ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 मर्डर हो जाते हैं, और बड़े बड़े गैंगस्टर के मर्डर हो जाते हैं, तो ये कोई मुफ्त में तो होते नहीं है। नहीं होते। ठीक अब है ना। पुलिस और फोर्स के सामने मर्डर होता है, पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है। और आपको तो अभी एक इस घटना से आपने आज एक खबर सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, कि कौन पुणे सी? में एक प्रोबेशनली आईएएस वाला जो मसला आया है, हम लोग पिछले बार भी हाँ आईएएस जी, की चर्चा कर रहे थे, है ना। उसका ए सर्टिफिकेट फोर फर्जी, ऑडी के ऊपर। उसका उसका विकलांगता का सर्टिफिकेट फर्जी है। उसने, हम्म। अब वो कहते कि मेरे को दिखने में ही दिक्कत हो रही है, उसने एक बिल्डर से ऑडी ले ली। उसके 5 मसले हैं जो उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आ, क्या उसने फेयरली यूपीएससी क्वालिफाई किया है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसका ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह बस। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि यूपीएससी के चयन प्रक्रिया में सवाल उठेगा, इंटेग्रिटी, यही तो समस्या है हमारे यहाँ। इसीलिए तो रंजन गोगोई साहब जो थे हमारे, वो अपने खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस खुद ही सुन रहे थे, क्योंकि खुद ही अगर सुन कोई रहे हैं। दूसरा सुनता तो टांग देता। ये सबसे बड़ी और समस्या तो यही सोचिए थी। सर कि लेकिन ऑडी यूपीएससी A4 है उस लड़की के पास, वो प्रोविजनल एक अभी वो प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर है, और ऑडी A4 के ऊपर उसने जो है रेड और ब्लू बैक रेड एंड लाइट लाइट। लगा रखी है। और वो जो अपने सबॉर्डिनेट्स को जिस तरीके से ट्रीट करती है, वैसे ट्रीट कर रही है सबॉर्डिनेट्स को जैसे वो उसके गुलाम हो। और जो अभी उसके जो डेप्यूटी कलेक्टर थे, वो छुट्टी, वो चले गए बॉम्बे काम करने के लिए, तो उसने क्या किया, डेप्यूटी कलेक्टर के ऑफिस पे कब्जा उसकी कर चेयर लिया, पे बैठ गए, उसकी चेयर उसकी पे चेयर बैठ पर बैठ गई। ये प्रोबेशनरी आईएएस गए। ऑफिसर का एटीट्यूड बता रहा हूं आपको मैं। वो इसलिए एटीट्यूड है उसमें, नहीं क्योंकि जब यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो पूरा देश ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे भारत आजाद हुआ हो। आप समझिए बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके से सेलिब्रेट वो किया जाता है। जाति और गौरव, गांव पंकज जी गौरव, आज धर्म तक ये हाँ, गौरव। मसला नहीं उठा रहा कि यूपीएससी का सिलेक्शन हाँ, कि यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में ये आज तक किसी को नहीं पता है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेके आते हैं, ये हॉली काउ क्यों बना रखा है इसको यार। लोगों ताकि की बेईमानी जिंदगियां कर खराब सके। कर दी है यूपीएससी ने। और आप देखिए ना, आप आज आपने खबर देखी हो कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि नीट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये तो बहुत और मुझे बदतमीजी है लगता सर। है ये ये कि ये यदि निहायत ही यदि बदतमीजी है। एक व्यक्ति के और साथ आईआईटी भी मद्रास इनजस्टिस उसको हुआ एंडोर्स हो, कर रहा है कुणाल, आईआईटी मद्रास उस पॉइंट को एंडोर्स कर रहा है उससे कि हमने एंडोर्स किया कि इन्वेस्टिगेशन हमको करा है, टेक्निकली नीट देखा में है। कोई लफड़ा नहीं हुआ है। हाँ। बताइए, एक भी अब आप व्यक्ति के साथ बताइए, अगर हुआ, अगर एक भी जगह केस हुआ है तो कम से कम उसको। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे यदि किसी एक के साथ में भी कोई एक जायज बच्चा यदि सिलेक्ट नहीं हो पाया, और एक कोई नाजायज बच्चा सिलेक्ट हो, नाजायज से हमारा मतलब जो उसके काबिल नहीं है, थे। तो ये मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और बहुत से नहीं तौला जा सकता है। सही एक कह रहे हैं आप बार पंकज जी। पंकज जी, हुआ क्या एक है कि बार आप। आपको बताऊं, कुछ साल पहले जब जी एनएन जी वोरा जी। गवर्नर थे, हम्म। जे एंड के में जुडिशरी सर्विस में, स्टेट जुडिशरी सर्विस में 3 ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जो सीधे सीधे सेपरेटिस्ट टू टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। ओह माय गॉड। यस। और फिर उनका पूरा, वो मैंने बहुत साल पहले हिंदू में एक रिपोर्ट देखी थी, किस प्रकार से उन लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद में उनको डिबार किया गया। तो यदि कोई नाकाबिल लोग इस तरीके से एक तंत्र में घुस आते हैं, तो फिर वही महाराष्ट्र की आईएएस किस्म की हरकत करते हैं। आप ये सोचो ना, ये हमारे गैर जरूरी लोगों जो तंत्र में घुस आए हैं, उनका प्रमाण यही है। इसीलिए मैं इस खबर को केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए नीट के नजरिए से जोड़ के, पूरा एक लिंक है, आप देखते चलिए। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप देखिए कि हम पर्यावरण के लिए संवेदनशील नहीं है, हमारी एनजीटी काम की नहीं है,
चंद्रचूड़ जी केवल मौखिक बयान देते हैं। महाराष्ट्र में एक आईएएस इस तरीके का व्यवहार करती है, और नीट के मामले में सरकार का ये नजरिया रहता है। आप इनको पूरे लिंक को जोड़ के देखें तो आपको लगेगा कि ये सभी एक माला के ही फूल है, एक से एक जुड़े हुए। एक है, बिल्कुल एक कनेक्टिंग लिंक है सबके अंदर। आप मुझे एक सब बात बताइए, जब नीट में हजारों बच्चे बात कह रहे हैं कि री नीट होना चाहिए, तो उनको क्या आफत आ रही है? इनको एग्जाम दोबारा कंडक्ट हमने कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भूत उन्होंने बनाया था ना कुणाल, ये भूत जो उन्होंने बनाया, वन नेशन वन ये वन नेशन फलाना ढिमका, वो टूट आज ये रहा है। सवाल उठ रहा है क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को डिसमेंटल नहीं करना चाहिए? क्या बिल्कुल एक करना आप सोचिए, इंडिया का आप स्केल देखिए ना, कितना बड़ा स्केल है, 25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतना बड़ा प्रेशर, आप कैसे फुल प्रूफ बना देंगे एग्जाम को यार? और उसके ऊपर से फिर आप ये कहते हैं कि नहीं हम रीटेस्ट नहीं करेंगे, और भारत सरकार में, भारत में जो लोग हैं वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि और वर्तमान कोई भारत वन सरकार नेशन इवेंट वर्तमान भारत सरकार इवेंट बाज है अश्विनी, वो बड़ा ही इवेंट बनाना चाहते हैं। 50 आप लाख देखिए स्टूडेंट रशिया में, परीक्षा आप देंगे, 1 रशिया करोड़ का लोग। इवेंट देख लीजिए, क्या आप जिस ऑस्ट्रिया में आप जा रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि वहां का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ऑस्ट्रिया की आजादी के सूत्रधार मोदी नेहरू जी हुआ करते थे, और मोदी जी वहां बैठ के कहते कि 2014 के पीछे भारत की कितनी बुरी दुर्गति थी, हमारी पहचान नहीं थी। ये ने वन नेशन वन बैल सरी का एक नारा और आना चाहिए, मुझे लगता है। वन नेशन वन बैल, सही बात है। एग्जैक्टली बैंकरप्ट हो चुके हैं बुरी तरीके से, ऑस्ट्रिया मेंटली में 1955 में उसकी आजादी के लिए किस प्रकार से यूएन में वियना समझौते के लिए मजबूर किया गया, उसमें नेहरू की क्या भूमिका थी, यूएन में क्या नेहरू का भाषण था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजीर है। एक देश को, जो एक छोटे से देश को, जो यूरोप का देश था, और उसको भारत के प्राइम मिनिस्टर आजाद कराने के लिए वियना समझौते के लिए फोर्स करते हैं, ये अपने आप का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा एक नजीर दी जाती है। और उस देश के अतीत को हमारा प्राइम मिनिस्टर लज्जित कर रहा है, वो भी विदेश की भूमि से, तो मुझे लगा ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम वाला पन्ना राजनीति पढ़ हम नहीं कर पाया सकते हैं, मोदी जी, ये वाला हम पन्ना पढ़ नहीं पाए होंगे इतिहास का, पंकज जी, उनको पढ़ने में नहीं आया होगा। दुर्भाग्य है यार। देखो क्या है कि देखो, नेता सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारे देश का जो गौरव है वो थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। सही बात। हम लोग ईंट ईंट रख के आगे बढ़े हैं ना। बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारों से सही निर्णय हो सकते हैं, बहुत सारों से गलत निर्णय हो सकते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से गुजर गया, जिसने इस देश की नींव रख दी, उसको हमको सम्मान से याद करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको इजिप्ट का बताता हूँ। 2018 के इजिप्ट बुक फेयर में जब हम घुसते हैं, तो वहां पर एक स्क्रीन पे एक फिल्म चलती है, जिसके अंदर फिल्म में वो लगातार चलती रहती है। उसमें नासिर और नेहरू साथ में। मुझको एक बच्चा मिलता है वहां पर 24 साल का, जिसके ग्रैंडफादर ने उसका नाम नेहरू गांधी रखा हुआ है, मोहम्मद नेहरू गांधी। क्या मैंने बात है। आइडेंटिटी Oh कार्ड my देखा, God. वहां पर नेहरू को आज भी इज्जत से देखते हैं। वो मोदी जी की तो मुझको बुक स्टॉल पे किताब नहीं रखने दी थी उन लोगों ने कि इसको आप मत रखो। अच्छा, यस, यस। तो बताइए। हम उस देश के आम लोगों को बात करें, यदि अरब, उस समृद्ध अरब कंट्रीज को बात करें, और पता नहीं उस स्टोरी में क्या सही रही है, लेकिन मुझे उसका ऑथेंटिक नहीं मिला। वो जो नेहरू गांधी बच्चा था, उसके ग्रैंडफादर बोले आपको मालूम है, वो टूटी फूटी अंग्रेजी, थोड़े से अरेबिक हम लोग गूगल से ट्रांसलेट करके उसको देखते थे। तो बता रहे थे कि जब आपके यहाँ गोवा आजाद हो रहा था, तो पुर्तगीज सेना यहाँ से जा रही थी, तो हम लोगों ने इजिप्ट में नहर का रास्ता बंद कर दिया था जिससे सेना न जा सके। तो हम लोगों के ऐसे ताल्लुकात है उस देश से। और मैं वहां पर जो अलजायद यूनिवर्सिटी वहाँ की, वहाँ का जो वाइस चांसलर है, वो हेलीकॉप्टर से चलता है। 55,000 स्टूडेंट है वहाँ, कम से कम 10,000 इंडियन स्टूडेंट हैं, और अकेले नॉर्थ इंडिया के नहीं है, कर्नाटक के भी है, असम के। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में गया, तो वो कहते हैं कि हमारा देश की, वो लोग 5-5, 7-7 साल से वहां पर इस्लामिक स्कॉलर स्टडी कर रहे हैं। वहां पे हमारे देश की पहचान गांधी और नेहरू के कारण है, और पढ़ने में वो टैगोर को पढ़ेंगे, प्रेमचंद को पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहचाने हैं, उनको हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लज्जित नहीं करना चाहिए। या तो मोदी जी हिम्मत करें
ऑस्ट्रिया में, बिल्कुल। रशिया में जाकर सावरकर की मूर्ति को स्थापित करें, गोडसे की मूर्ति को स्थापित करें, बिल्कुल। क्यों नहीं करते? सावरकर को जानता सरसंघ ही नहीं है, चालक की सावरकर करते का हैं, कोई रोल ही नहीं है। इवन भारत में लोग सावरकर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरसंघ है चालक ना? की करते हैं। तो मूल चीज यही है कि हमको अपने जो समृद्ध अतीत है उसको इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हम अतीत की नींव पे ही खड़े हैं। हम आज पैदा नहीं हुए हैं। हमारे देश में शक, ये हुंड बात से है। लेकर कौन कौन आते रहे, जाते रहे, है ना? तो बिल्कुल सही बात। और ये अच्छा, मुझे और कभी कभी लगता है, एक्चुअल जैसे आप कह रहे थे ना कि इनमें आपस में लिंक है, जैसे आप सारी घटनाओं को बिल्कुल है, बता रहे हैं, आपस में लिंक है। ऐसे ही लगता है ये भी लिंक ही है कि बाहर जाकर कुछ बोलेंगे। जैसे ये ऑब्वियसली। एक्सप्रेस, आपने देखा होगा कि अभी कल एक एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन आई है, अश्विनी तुमने भी पढ़ा होगा, जिसमें अयोध्या के अंदर लैंड स्कैम का खुलासा हुआ है। लैंड स्कैम। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल अरुणाचल सही। प्रदेश की डिप्टी सीएम से लेकर के यूपी एसटीएफ के चीफ तक इसमें फंसे हुए हैं, और सस्पेंड किया जा रहा है सिर्फ एसडीएम्स को। ये हालत है। और आप सोचकर देखिए कुणाल, एक मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यूपी के एसटीएफ के चीफ की भी जमीन है वहां पर। वही वही मैं कह रहा हूँ, यूपी आप एसटीएफ के सोचिए, चीफ तक की जमीन है। जमीन है लेकिन वहां मैं पर। आपको पंकज जी, एक चीज लूट और लिया अरुणाचल बताऊं, प्रदेश के अयोध्या, डेप्यूटी सीएम लेकिन की मैं जमीन आपको है एक वहां पर। लूट लिया। आपको आपको एक चीज बताऊं। जी जी जी। ये एक पॉलिटिकल और प्लांटेड रिपोर्ट है, स्टोरी है, ओके। क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्टोरी जब अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हुआ था तब एक अखबार ने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदू ने की थी या और किसी ने की थी। उसके बाद में उसके ऊपर बड़े विवाद हुए थे, और विनीत नारायण पे भी सवाल खड़े कर दिए गए थे, चंपत राय पे उस समय सवाल खड़े हुए थे, उन सब चीजों को लेकर याद करिए, मुझे याद क्योंकि है, हम अच्छे से लोगों याद की है। याददाश्त है इन सब चीजों। ये अभी याद है फिर सर। से इस मसले को खड़ा किया गया है। उस समय कारण भी क्या यही था लगता कि 24 घंटे में एक जमीन को 3 बार बेचा गया और उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई। उस समय भी वो स्टोरी थी, मुझे है? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, या तो इंडियन एक्सप्रेस में ही थी, शायद श्यामलाल यादव की स्टोरी थी जैसा मुझे याद आ रहा, या ये तो श्यामलाल हिंदू की में है। थी। हाँ तो ये ये श्यामलाल। उस समय भी हाँ तो वो भी श्यामलाल यादव की थी। इसको इस समय प्लॉट किया गया है, फिर मैं आपको बताऊं और इसमें कारण किसी क्या हो किसी सकता है लोगों में, प्लॉट करने का? कारण क्या हो कुछ सकता लोगों है में प्लॉट? निपटाना, कुछ लोगों अच्छा। में निपटाना होगा पॉलिटिकली। जैसे इसमें जैसे इसमें फ्रंट पेज पर ये अरुणाचल डिप्टी सीएम टू चीफ ऑफ यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ब्रजभूषण एमपी सन टू पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये सारे फंसे हुए। ये तो क्योंकि ये जो पूरा है ये योगी के खिलाफ बहुत बड़ा खेल चल रहा है इसमें। अ, बस ये पॉलिटिकल प्लेसमेंट है, क्योंकि ये स्टोरी 4 साल पहले की भी है मेरे पास, मुझे याद है, पर ये मेरी तो सच है याददाश्त ना है। कि रियल एस्टेट वहां लूटा गया है, वहां जमीन अरे भाई, जो है लैंड स्कैम रियल हुआ है। एस्टेट ये सब सब कुछ है वहां पर। वहां पे गुजराती ठेकेदारों को काम दिया गया, अकेले वहां नहीं पूरे देश में दिया गया। आप यही बुंदेलखंड में भी बनारस में जाकर भी देख यही लो, हुआ है, खजुराहो में। बनारस में भी कुणाल यही हुआ, अयोध्या में भी यही हो रहा है। जो गुजरात की बिजनेस लॉबी है उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है, और वहां के जो लोकल बिजनेसमैन है वो हाशिए पे चले गए हैं। पीएमओ में भी आप यही हो रहा है कुणाल, पीएमओ में सारे जो आप आईएएस हैं सब गुजरात काडर के आईएएस हैं। आप एनजीटी के में जो हमारा पर्यावरण व्यय को सड़क निर्माण में बात खर्च करने की बात कर रहे थे। मैं बहुत जी। सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, नेशनल बुक ट्रस्टी के इंस्टीट्यूशंस को, जिनकी हम्म 300 से 400 करोड़ रुपए सालाना आय हुई, और वो हम्म आय जो है मोदी जी की चिट्ठी, मन की बात और परीक्षा पे चर्चा घर घर बेचने में खर्च कर दी गई। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, ऑटोनोमस बॉडी के पैसे मिनिस्ट्री ने ले लिए, उसको प्रचार में उड़ा दिया इस अच्छा, सरकार में। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मुझे अचानक से पॉइंट याद आ गया कि क्योंकि एनबीटी की बात की, कुणाल, नेशनल बुक ट्रस्ट बनाने बनाने का जो आइडिया था वो भी नेहरू जी का था। नेहरू जी चाहते थे कि यस, रीडिंग हैबिट भारत के नौजवान में क्रिएट की जाए, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, हमारे तो पढ़ाई का 1957 में, मतलब है एनसीआर। हाँ, 1957 में होगी। राइट, ये सोच देखिए थी उस आपको आदमी की आप जिसको आज ये देखिए कटघरे में आपको खड़ा पता कर है कि देते हैं। एक्चुअल क्या है कि ये जो आप इन सब चीजों को देखेंगे ना, तो हम देखते हैं कि हम लोग बौद्धिक रूप से कैसे एक विकलांग समाज को पैदा करें, जो कुछ ना राइट। सोचे, जो कुछ वैचारिक रूप से विचार ना करे, जो ये भूल जाए कि 4 साल पहले भी श्यामलाल यादव की रिपोर्ट थी और अभी फिर से क्यों आ गई। तो उस समय क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
अब ये कार्रवाई की क्यों जरूरत पड़ेगी? ये हर तरफ विचार को ही खत्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक खबर पढ़ी हो, मुझे मतलब आप बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं। इन्होंने क्या किया कि गौतम गंभीर को वो बना दिया, हेड कोच बना दिया क्रिकेट टीम का, हेड कोच बना दिया। हेड कोच बना दिया। और सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की पर्सनल टसल है आपस में। पर्सनल टसल है। गौतम गंभीर खुलेआम विराट कोहली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। यस, गाली बकी है। विराट कोहली एस प्लेयर है, लेकिन साथ ही वो थोड़ा सा रैशनल है और कभी कभार जो है भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर देता है। तो जैसे ही उसने अपने विचार व्यक्त किए, हाँ मोदी भक्त नहीं है, इस वजह से उसकी अब जिस आदमी को अंदर घुसाया गया है उससे पर्सनल टसल होगी, उसका गेम बिगड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी कुणाल, क्योंकि गौतम गंभीर तो पॉलिटिकल आदमी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा वो दिल्ली के अंदर। हाँ बिल्कुल, और वो बोलने से पहले सोचता नहीं, बहुत असभ्य भाषा का इस्तेमाल करता है, बहुत ही असभ्य भाषा। क्रिकेट के बारे में चर्चा करना ही पसंद नहीं करता। मुझको लगता है क्रिकेट जो है उसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। ये व्यक्ति यानी आम आदमी की जो मूलभूत जरूरतें हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिस प्रकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़े किए गए, उसी प्रकार से पजामा क्रिकेट है। मैं उसके बारे में बात भी नहीं करता, सोचता भी नहीं, मैं वो पन्ना ही नहीं पढ़ता हूँ, आपको बताऊं। आप सही करते हैं, पर आज का जो क्रिकेट है ना वो गृह मंत्रालय से जुड़ गया है ना, इस वजह से कभी कभार इस पर चर्चा जरूरी होती है। गृह मंत्रालय नहीं, वो गृह मंत्रालय से जुड़ गया कि पूरे एक गिरोह से जुड़ गया है जिसके अंदर खैर क्या कहो, दुर्भाग्य है। नहीं ठीक है। अच्छा, एक खबर आज आई होगी आप लोगों के सामने, ऑब्वियसली आई होगी। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है वो फिर से जाग गया है। उसको जनसंख्या जो उसके दिमाग में घूमती रहती है बिना किसी तथ्यों के उसको बात करना होता है। आज उसने फिर कहा कि हमें अपनी जनसंख्या नीति पर बात करनी चाहिए और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये देश को नुकसान पहुंचा सकती है, बिना ये जाने कि भारत का जो वर्तमान टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.03 है अश्वनी, नीचे होता चला जा रहा है। 2.1 से नीचे, इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज ही कर रही है। इनको कौन समझाएगा? डिक्रीज ही कर रही है। पहले भी वही बात कर रहे थे, 20 साल बाद भी वही बात कर रहे हैं। 2050 तक 2050 तक कुणाल हमारी 2000 एजिंग पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये उस तरफ ध्यान नहीं आकर्षित करेंगे। ये ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है मुस्लिम्स। बिल्कुल, वो डेमोग्राफिकल बोल रहे हैं कि सीमावर्ती जिलों में बढ़ रही है। हाँ, तो कई चीजें। हाँ। मैं आपको एक खबर और थोड़ा सा याद करवाता हूँ ना, हमारे जी जो जिले इलाही है वो विदेश में कह रहे हैं कि हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो क्या बुद्ध को हमने और बौद्ध धर्म को क्या हमने अपने यहाँ जीने दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। पुष्य शुंग जो है जीता जागता उदाहरण है, उसने कुछ खत्म करने का कोई तरीका नहीं जिस विचारधारा के हैं ये, जिसके लिए गर्व से कहते हैं कि हम संघ से हैं, वो बुद्ध धर्म को, बौद्धिज्म को किस नजरिए से देखते रहे। और ये हम लोग कितना तमाशा करते हैं कि हमने युद्ध नहीं बुद्ध नहीं दिया है। अरे भाई, पूरी रामायण युद्ध पे टिकी है, पूरी महाभारत युद्ध पे टिकी हुई है। आजादी के बाद आपस में लड़ गए। 5 बड़े युद्ध। पूरी दुनिया में इतना कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं जहाँ परिवार इतनी बुरी तरह लड़े हो। आपके यहाँ परिवार ही मेन संस्था है, परिवार की वजह से आप लड़ जाते हैं और परिवारों ने ही आपस में लड़ लिया। और बुद्ध को अच्छे से याद है पंकज जी, मुझे याद है अच्छे से, एक बार गुलशन ग्रोवर से पूछा किसी ने कि आप अपने बच्चों को क्या नहीं देखने देते हैं, तो उसने कहा कि जो है महाभारत नहीं देखने देता मैं अपने बच्चों को, चाहे बाकी कुछ भी देख लें। कह कि आप खुद फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते रहे, घटिया से घटिया किरदार निभाया आपने। कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन महाभारत में जिस तरीके से भाई ने भाई का गला घोटा है, जिस तरीके से परिवार आपस में लड़े हैं, ये इतनी खराब मिसाल है कि मैं बच्चों को चाहता नहीं मेरे बच्चे इसको देखें। नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए, हमारा जो अतीत है, जो एपिक्स है, उसको हमको सम्मान करना चाहिए, उनकी अपनी कोई वैल्यूज है वो भी है, लेकिन हमको बड़ी बातें तो नहीं करना चाहिए ना, इस प्रकार का कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। और बुद्ध की फिलॉसफी अपनी कंट्री में चल नहीं रही है सर, बुद्ध को अपनी भारत के अंदर हम एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं।
वो म्यांमार में जो बुद्धिस्ट सरकार है वो खुद हथियार लेके लोगों की हत्या कर रही है ना। वो बिल्कुल रोहिंग्यास को अपने यहाँ नहीं बसने देना चाह रही है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप लोगों के सामने ये वाला इंटरव्यू आया है इनका, एडमिरल अरुण प्रकाश का, जो यस, इनके साथ किरण थापर हाँ से जी, लिया है। अग्निवीर के वाला जो। हाँ, अग्निवीर के ऊपर अग्निवीर वो पे कह बहुत रहे अच्छा हैं कि कमेंट किया है उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं कि आप इसको ना सोशल रिफॉर्म की लेबोरेटरी मत बनाइए आर्मी को। ये कोई सोशल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो इतने ट्रेंड ही नहीं है, अगर युद्ध हुआ तो उनकी वजह से हम हार जाएंगे। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि इतना बेयरली ट्रेंड है वो कि उनकी खुद जान स्टेक पर है। आप सोचिए कैसे कुणाल, कर रहे आपसे हैं। एक मुझे बात तो आज तक समझनी पड़ेगी। कुणाल, मैं आपको आपको आर्मी के इथोस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कुणाल, जो आप एक बात समझिए, वो क्या चीज होती है कि एक आदमी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता है। कुणाल, वो तैयार डेवलप रहते हैं, होता है 10, 20, 25 साल की सर्विस के अंदर, जब आपकी जबरदस्त रेजिमेंटल ट्रेनिंग की होती इज्जत, है। आपकी यूनिट की इज्जत वो मिली होती है। वो चीज आपको उस लेवल पर लेके जाती है कि आप सोचो, अगर मैं आर्मी कैंडिडेट हूं, मुझे पता है 4 साल के बाद तो मुझे बाहर चले जाना है, आपको लग रहा है मैं अपनी जान दे दूंगा यार? कभी नहीं, आप कभी नहीं, सोचो, नेवर। आप जरा आर्मी को ही एक्सपेरिमेंट, जैसे उन्होंने अभी हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, जैसे इंदौर है, गुजरात है, मध्य प्रदेश को उन्होंने लेबोरेटरी बना दिया, ऐसे ही आर्मी को लेबोरेटरी बनाना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं, हैरानी आर्मी इस को बात पर लेबोरेटरी हो नहीं रही है। बनाना चाहिए। नहीं, ये आर्मी का लेबोरेटरी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आरएसएस और बीजेपी का प्लान है इस देश को अधिक से अधिक सेना, पुलिस यानी वर्दीधारियों के कंट्रोल में रख के दबाव में देना। पूरा जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोविड के समय अकेले एक स्टेट उत्तर प्रदेश में 26,000 मुकदमे कायम कर दिए गए 80,000 लोगों के खिलाफ। उस समय हम्म। एक पुलिस के सिपाही की ये ताकत थी कि वो एक कलेक्टर को लठ मार के बंद कर रहा था। इस सरकार ने कम से कम 65 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर वर्किंग लेफ्टिनेंट कर्नल ने अबव लोगों को डेपुटेशन पे भेज दिया सिविल में। उस पोजीशन में जब आपके पास ऑफिसर्स कम है, उस समय आप 35-40 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल को सिविल सर्विस में डेपुटेशन पे क्यों भेज रहे हो? सही बात। और एक एक साल नहीं, 5-5 साल के डेपुटेशन पे। ये चाहते हैं कि हर आदमी वो यस सर नो सर वाली मानसिकता से आए, आपकी सोच कुछ ना हो, आप केवल एक ट्रेनिंग के थ्रू जैसे आए। आप शहर में भी देखें, यार एक्स आर्मी वाला है, आप देखें ना, आपको जबरदस्ती बोला जाता है अरे आर्मी को सलाम करो, पुलिस को सलाम करो, पुलिस ने महान काम किया। भी 2 दिन से यूपी पुलिस के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, वो डिजिटल फैक्ट कलेक्ट करते हुए लोगों को कट्टा पकड़ते हैं मोबाइल बना के। तो ये इस समाज को सिविल सोसाइटी जो है जिसके अंदर कलेक्टर है या विधायक है, उससे परे एक वर्दी के रुआब में रखने की इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और ये चाहते हैं कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आरएसएस के लोगों को भेजा जाए और उनको वहां पर हथियार चलाने और सबकी ट्रेनिंग दिलवाई जाए। और वो बाद में क्योंकि रॉयल्टी के आप काम आएगी 4 साल के बाद। है ना, आप देखें ना, मणिपुर में जो हजारों हथियार लुट गए हैं वो कहाँ गए हैं? वहीं चला रहे हैं लोग, विद्रोही चला जो रहे हैं। सेंसिटिव हथियार लुट गए हैं वो कहाँ गए हैं? क्योंकि आरएसएस को आपको समझना होगा, वो इतना सामान्य जितना दिखता है उतना है नहीं, है ना। देखिए आरएसएस के बारे में बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप इससे समझ लीजिए जो इनकी प्लानिंग है पूरी उसको लेकर, कि एक व्यक्ति था सड़क पे ठेला लगाकर 50,000 रुपये रोज का खाना बेच रहा था और कमा रहा था। उसको किसी ने बोला यार तो पक्की दुकान में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता, धूप में बारिश में खड़ा रहता है, यहाँ पुलिस वाले आके गाली देते हैं, रोज 200-200 रुपए तो रिश्वत देता है। तो कहता है मैं जैसे ही पक्की दुकान में गया, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बैंक खाता खोलना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, हर महीने हर साल इनकम टैक्स भर के देना पड़ेगा। यहाँ पे खड़ा हूं ना, मेरा कोई नाम है ना धाम है, आज रामचंद्र फूड कॉर्नर कर रख दूंगा, कल सीताराम फूड कॉर्नर रख लूंगा। तो आरएसएस का यही स्थिति है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई खाता नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। और वो ऐसे लोगों के बदौलत ही चल रहा है जो फ्लोटिंग क्राउड्स हैं, जो इस प्रकार की लंपेन एक्टिविटीज में उनको मदद करते रहते हैं। बिल्कुल सर।
यही है, बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में लगभग सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और एक आखिरी खबर, इस पे ज्यादा बातचीत करने का कुछ है नहीं, हम लोग कई बार इस पे बात कर चुके हैं। जोशीमठ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जोशीमठ पे दुर्भाग्य हो तो हाँ ये बहुत परसों बड़ा, की घटना है। हाँ बहुत ये बड़ा परसों हिस्सा की गिरा घटना है। है। और मैं आपको उसमें एक चीज बताऊं जो सब अखबार वाले छुपा रहे हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र अतुल सती वहां पे लगातार जोशीमठ में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहां पर उपचुनाव कर दिया इस सीजन में। कम हाँ, से कम उपचुनाव कर 15 दिया। पार्टी, कम से कम 15 पोलिंग पार्टी ऐसी रही कि जो वहां पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि रास्ता बंद है। और और कम जो से कम पहुंच गई थी इतनी ही वापस नहीं आ पाई। वापिस नहीं आ पाई है, इसलिए वहां पे बता रहे कि 47% वोट गिरे हैं बस। उपचुनाव था। वहां जो राजेंद्र कंडारी जो वहां का कांग्रेस एमएलए था वो बीजेपी में शामिल हो गया, इसलिए बाई हाँ, इलेक्शन। और अश्विनी, खबर ये भी है कि सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे जोशीमठ में कम से कम 200 जगह रोड ब्लॉकेज है, कम से कम 200 जगह। 200 जगह। सोच लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल बाद हमको ये पता चलेगा कि जोशीमठ रहा ही नहीं, जैसे किसी की मौत हाँ, हो तो जाती है ना, ये तो कुणाल ऐसे रिपोर्ट है ही। पता। ये तो रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 1-2 साल में जोशीमठ जो है लॉन्ग रूट पे निकल जाएगा विदाउट रिटर्न टिकट। ये बात यही फैक्ट है। हालत नैनीताल की है, आपको बताएं यही हालत नैनीताल की है। तो अच्छा नैनीताल रहेगा हम लोग आज ऑफिशियली रिकॉर्ड में कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स नैनीताल, हो रहा है। यस नैनीताल। यस, नैनीताल कोलैप्स हो रहा है, रिकॉर्ड में है ये सरकार के। और सरकारी रिपोर्ट ही कहती है कि वहां पर लोगों का आने का वजन कम करो। ट्रू। हम तो नहीं जाते हैं सर, इसीलिए नहीं जाते हैं इन जगहों पर कि वजन हमारा हमारी तरफ मजे से नहीं बढ़े, नहीं, किसी तरह बच जाए। हम तो इसीलिए अक्षरधाम और वैष्णो देवी भी नहीं जाते क्यों हमारा वजन ना पड़े। चलिए ठीक है सर, इसी नोट पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सर। थैंक यू कुणाल, थैंक यू।